आज की कक्षा में फिर से हम लोग ठीक है इतिहास के चैप्टर नंबर 2 पर बातचीत करने वाले। कल की कक्षा में हमने देखा था कि हमने इतिहास को लिपिबद्ध किया और लिपिबद्धता के आधार पर उसे 3 भागों में कैटेगराइज किया था। पहला जो हमारा सेगमेंट था वो प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज जिसको कहते हैं। और ये जो प्री हिस्टोरिक एज था इसमें किसी प्रकार से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्ति नहीं, हमको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला। तो जिस टाइम पीरियड में कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला उस टाइम पीरियड को हमने क्या कहा था, प्रागैतिहासिक काल कहा था, प्री हिस्टोरिक एज कहा था। उसके बाद हमारा आया आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल हमने उस कालखंड को कहा था जिस कालखंड की लिखित जानकारी तो हमें प्राप्त हुई किंतु हम उसे पढ़ अथवा समझ नहीं सके। इतिहास के उस कालखंड को हमने आद्य ऐतिहासिक काल कहा। इसके बाद हमारे पास एक नया कालखंड आया जिसे ऐतिहासिक काल कहा गया, हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड हमने उस टाइम को कहा जिस काल की रिटन एविडेंस हमको मिली, लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ और उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ सके और पढ़ करके समझ सके। इतिहास के इसी कालखंड को हमने क्या ऐतिहासिक काल कहा था, ऐतिहासिक काल के नाम से समझा था। और इसी ऐतिहासिक काल को हमने पढ़ने समझने के लिए, पढ़ने समझने में आसानी के लिए 3 सेगमेंट में बांटा था। इसका जो पहला सेगमेंट फिर से था वो प्राचीन काल था, दूसरा जो सेगमेंट था वो था मध्यकाल और तीसरा जो सेगमेंट था वो था आधुनिक काल। तो कल की कक्षा में हमने चर्चा किया था प्रागैतिहासिक काल पर, और प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण पर निर्भर था, स्टोन पर निर्भर था, और स्टोन के आधार पर हमने इसे 4 भागों में कैटेगराइज कर दिया था। जिसका पहला सेगमेंट पूरा पाषाण काल था। और पूरा पाषाण काल के दौरान आपने देखा जो मनुष्य था बिना धार के हथियारों का क्या करता था, प्रयोग करता था, जिसमें हैंड एक्स आते थे, क्लीवर आता था, स्क्रैपर आता था। और इसके लिए जो साक्ष्य है वो आपने देखे सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा जो कि कहां थी, रायगढ़ में स्थित थी। इसके अतिरिक्त आपने रायगढ़ में कर्मागढ़, बोतलदा, लेखाभाड़ा, ओंगना, ये सारी जगहों को एक्स्ट्रा देखा है जो कि किससे संबंधित थे, पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ है आग की खोज। पूरा पाषाण काल के दौरान ही मनुष्य ने आग की खोज करी थी। दूसरा सेगमेंट आपके पास आया क्या, मध्य पाषाण काल। और ये जो मध्य पाषाण काल था इसमें आपने देखा मनुष्य ने धारदार हथियारों का, फलकदार हथियारों का प्रयोग क्या किया, करना प्रारंभ किया। और इस टाइम पे आपने देखा मनुष्य ने पहली बार कैटल फार्मिंग को स्टार्ट किया, पशुपालन को स्टार्ट किया। तो पशुपालन के साक्ष्य ठीक है बहुत जगह से आपको देखने को मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ के प्राप्त साक्ष्यों की बात करेंगे तो कबरा पहाड़ नाम का एक स्थल मिलता है प्रमुख रूप से, जहां से आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है भैया, ठीक है, चित्रकारी। सर्वाधिक जो शैल चित्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, और ये जो रायगढ़ है, कबरा पहाड़ है, वो मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। इसके अलावा जो स्थल है वो सारे के सारे बस्तर में है, चाहे वो ठीक है, चाहे वो बस्तर के कोई भी स्थल हो, ठीक है, वो मध्य पाषाण कालीन जो सारे के सारे स्थल है वो क्या राजपुर जैसे की है, ठीक है, लोहांडी गुड़ा है, ये सारे के सारे बस्तर में है। इसके बाद आपके पास क्या आया, उत्तर पाषाण काल। ये उत्तर पाषाण काल वाला जो सेगमेंट है वो विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि भारत के जब इतिहास की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास उत्तर पाषाण काल जैसी कोई भी चीज नहीं आती। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझते हैं तो उत्तर पाषाण काल हमारे पास आता है। और उत्तर पाषाण काल में मनुष्य ने ठीक है चित्रकारी की दिशा में विकास किया था, ठीक है। और इसके जो साक्ष्य है गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर से, साथ में मान नदी घाटी रायगढ़ से, ठीक है, ऐसे कुछ जगहों से आपको देखने को मिली थी। इसके बाद हम पहुंचे थे नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज था वो था कृषि का स्थायी होना। इससे पहले जो मध्य पाषाण काल था उसमें मनुष्य ने अस्थायी कृषि, जिसे झूम खेती कहते थे, झूम फार्मिंग कहते थे, वो झूम कल्टीवेशन को स्टार्ट किए थे। लेकिन उसके बाद
ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी कृषि को प्रारंभ किया और स्थायी कृषि के प्रारंभ हो जाने से मनुष्य ने स्थायी निवास किया और इसी स्थायी निवास ने मनुष्य को सामाजिक भागीदारी में शामिल किया, मनुष्य को सामाजिक बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ मनुष्य के द्वारा स्थायी कृषि किया जाना, दूसरा इंपॉर्टेंट बात स्थायी निवास बनाया जाना, तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पहिए का आविष्कार किया जाना, चौथा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखा जाना कि मनुष्य ने पहली बार मिट्टी के बर्तन, जिसे पोर्टल कहते हैं अंग्रेजी में, और पोर्टल के साथ साथ मृदभांड भी कहते हैं हिंदी में से, तो मृदभांडों का निर्माण करना क्या करा, प्रारंभ करा, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 स्थान मेनली अगर आप देखेंगे, चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव में है, अर्जुनी जो कि रायगढ़ में है, ठीक है, और एक स्थान आता है टेरम, अर्जुनी जो कि दुर्ग में है, और जो टेरम है, टेरम जो कि कहां है, रायगढ़ में स्थित है। यहां से आपको देखने को मिला था प्रमुख रूप से क्या, नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल में ही आपको देखने को मिला था ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले स्टोन एज मतलब पाषाण काल था, उसके बाद आपके पास आया था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, ताम्र पाषाण काल की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि तांबे के साथ अब पत्थर को मिक्स करके यूज करना स्टार्ट किया गया। इसीलिए इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कॉपर स्टोन एज के नाम से जानते हैं, और कॉपर को सबसे पहले 5000 बीसी में खोजा गया और 3000 बीसी में कॉपर का फर्स्ट यूज हुआ। तो भारत में प्रयोग किया गया पहला जो धातु था वो कॉपर था, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब कॉपर से रिलेटेड हमारे पास जो एविडेंस है उसकी बात कर लेते हैं। कॉपर स्टोन एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो है, ठीक है, महापाषाण स्मारक। ठीक है, महापाषाण स्मारक क्या होता था, तो महापाषाण स्मारक होता था आपके पास जब कोई व्यक्ति मर जाता था, उसके ऊपर बड़े बड़े शिलाखंड को रख दिया जाता था, और यही आगे चल करके महापाषाण स्मारक के नाम दे दिए गए। ठीक है, यही था आपका क्या, महापाषाण स्मारक। अगर हम महापाषाण स्मारक की बात करेंगे तो 500 महापाषाण स्मारकों की खोज करी है प्रोफेसर जे.आर. कांबले और रामेंद्रनाथ मिश्र ने। तो प्रोफेसर जे.आर. कांबले और रामेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा क्या किया गया है, 500 महापाषाण स्मारकों की खोज की गई है। और यहां पर अगर स्थलों की बात करें तो ये कोंडा गांव की अगर हम बात करेंगे तो गढ़धनोरा नाम का एक स्थान है, रायगढ़ की बात करेंगे तो छोटे पंडरमुड़ा है, और बालोद की बात करेंगे तो करही भदर, चिरचारी और सोरर जैसे नाम आपके सामने आते हैं। और यहीं पर अगर बात करेंगे तो एमजी दीक्षित, मोरेश्वर दीक्षित ने बालोद के करही भदर, चिरचारी और सोरर से महापाषाण स्मारकों की खोज करी थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप बात करेंगे ताम्र लौह युगीन, 1000 बीसी में लोहा खोजा गया। अगर लोहे की बात करेंगे तो लोहा और तांबा एक साथ मिक्स करके यूज किए जाने लगा। तो इसी में अगर आपको समझना तो आप समझ सकते हैं, ताम्र पाषाण के बाद ताम्र लौह युगीन संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। 1000 बीसी में आयरन को खोजा गया, लोहा को खोजा गया, और लोहा को श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस के नाम से जाना गया। तो 1000 बीसी में लोहा खोजा गया, और ठीक है, लोहा और तांबा को एक साथ मिक्स करके प्रयोग किया जाने लगा। इसी के साथ साथ लोहे के बर्तन, लोहे के पोर्टल, साथ ही साथ लोहे के औजार, लोहे के वेपन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बनने लगी, हम वो सारी चीजें बनाने लगे। अगर हम लोग बात करें कहां से इसकी जानकारी मिलेगी, तो इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा बालोद से, और बालोद में आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा करका भाटा, करका भाटा के बाद ये देखने को मिलेगा आपको अर्जुनी से, अर्जुनी के बाद देखने को मिलेगा करही भदर, चिरचारी और सोरर से। ठीक है, इसी प्रकार से कोंडागांव में गढ़धनोरा से लौह युगीन साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ताम्र पाषाण और लौह युगीन जो संस्कृति है वो एक साथ देखने को मिलेंगे बालोद के करका भाटा से, साथ ही साथ गढ़धनोरा कोंडा गांव से। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे, ठीक है,
रायगढ़ में बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पाषाणकालीन भी, मध्य पाषाणकालीन भी और उत्तर और नव पाषाणकालीन स्थल, बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे रायगढ़ से। तो रायगढ़ इतिहास के प्रारंभिक दशा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से आपका एक बार समाप्त हो जाएगा, क्या समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा आपका क्या, प्रागैतिहासिक काल। क्या समाप्त हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो हमारा दूसरा सेगमेंट हम लोग देख रहे थे, उसमें हमारे पास क्या था, ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले आपने देखा था 500 बीसी में तांबे की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और सॉरी 500 बोल दिया क्या, 5000। और 3000 बीसी में किसकी खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। और आपको याद रखना है बेटा, ताम्र पाषाण काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस जो हमारे पास है, वो है क्या, महापाषाण स्मारक। महापाषाण स्मारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 500 महापाषाण स्मारकों को खोजा है। 500 महापाषाण स्मारक, 500 महापाषाण स्मारकों को खोजा है। किसने खोजा है, दो लोगों ने खोजा है। एक तो कौन है, क्या क्या नाम है इनका, अभी तो बताया हूं, कल भी बताया था। रामेंद्रनाथ मिश्र, प्रोफेसर J.R. कांबले, और दूसरे हैं रामेंद्रनाथ मिश्र। बेटा ये कल की कक्षा में पढ़ाया था, है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे स्थल की, तो कोंडा गांव की बात आएगा। और कोंडा गांव में एक नाम आएगा क्या, गढ़ धनोरा। क्या नाम आएगा बेटा, गढ़ धनोरा। अगर हम रायगढ़ की इसी क्रम में बात करेंगे तो रायगढ़ से आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, छोटे पंडरमुड़ा। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे बालोद की, तो बालोद में करही भदर और चिरचारी। और इसी के बाद एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या नाम मिलेगा, तोरर। अगर हम बात करेंगे बालोद के, ठीक है, स्थलों की खोज किसने करी, किसने करी इसकी खोज, मोरेश्वर दीक्षित ने। किसने खोज करी है इसकी, मोरेश्वर दीक्षित ने खोज करी है किसकी, बालोद में प्राप्त क्या, किसकी, शैल चित्रों की, ठीक है। और शैल चित्रों के साथ साथ क्या, यहां से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की खोज करी है किसने, मोरेश्वर दीक्षित ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपने देखा 1000 बीसी में क्या खोजा गया, लोहा। किसकी खोज, लोहे की खोज। हालांकि जब लोहे की खोज हुई, हालांकि जब लोहे की खोज हुई तो हम वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में पहुंच चुके थे, ठीक है, हम आगे देखेंगे। लेकिन चूंकि लोहे की खोज है तो हम लोग उसको यहीं पे डील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो लोहे की खोज 1000 बीसी में हुई है और लोहे को कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस के नाम से जाना जाता था लोहे को, ठीक है। अब यहां पर लोहे से क्या मिला है, लोहे का मिला है मृदभांड, प्राप्त हुआ है लोहे का बर्तन, और क्या प्राप्त हुआ है, लोहे के औजार, वेपन। अगर स्थल की बात करेंगे, ताम्र लौह युगीन, ताम्र लौह युगीन स्थल की बेटा बात करेंगे अगर हम,
ताम्र लौह युगीन स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको देखने को क्या मिलेगा बेटा? पहला मिलेगा कोंडागांव, और कोंडागांव में वही पुराना नाम गढ़ धनोरा। क्या मिलेगा? गढ़ धनोरा। इसी क्रम में अगर हम बालोद की बात करेंगे तो बालोद में एक नाम आएगा करका भाठा। क्या नाम आएगा? करका भाठा। और ये करका भाठा क्या है? ताम्र लौह युगीन स्थल है। ताम्र लौह युगीन स्थल को याद रखना, क्या पता पूछ दे। ठीक है, क्या मिला है करका भाठा से? तो तांबे का कलश मिला है। क्या मिला है? तांबे का कलश मिला है। कहां से? करका भाठा बालोद से। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लियर? क्लियर हुई है? इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अन्य स्थलों की, अन्य स्थलों की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, अन्य महत्वपूर्ण स्थल। अगर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बेटा बात करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास एक स्थल रायगढ़ में है। ठीक है, वैसे देखा अगर जाएगा तो मैक्सिमम स्थल क्या है? रायगढ़ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतिहास की उत्पत्ति का केंद्र भी क्या रहा है? रायगढ़ ही रहा है। तो एक जगह है खैरपुर। रायगढ़ में एक जगह कौन सा है? खैरपुर। ये खैरपुर बेटा स्थल है। तो खैरपुर के बारे में याद रखना, यहां के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। यहां के शैल चित्र कहां चमकते हैं? अंधेरे में चमकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो स्थान है वो है सूती पाट। ये भी कहां है? रायगढ़ में। ठीक है, सूती पाट ये भी कहां है? रायगढ़ में। और अगर बात करेंगे सूती पाट के शैल चित्रों की तो यहां पर किसान और जानवर के चित्र हैं। किसान और जानवर के चित्र आपको कहां से मिला है? तो आपको मिला है कहां? सूती पाट रायगढ़ से। इसके बाद एक कर्मागढ़ है। कर्मागढ़ को पढ़ा चुका हूं कल की कक्षा में। पढ़ाया हूं ना बेटा? पढ़ाया हूं कि नहीं? कर्मागढ़, ये कर्मागढ़ बांस वन है। ये भी रायगढ़ में है, बांस के वन है। यहां पर मानव की कोई चित्रकारी नहीं है। केवल क्या है यहां पर? जानवरों के चित्र। केवल जानवरों के चित्र है। कहां पर? कर्मागढ़ में। मानव का कोई भी चित्र नहीं। ठीक है, इसी क्रम में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे स्थल और हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3 स्थल है ये आपको जानने के लिए है, आपके जानने के लिए काफी भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, चूंकि हमारा समय खत्म हो गया है, कौन सा? प्री हिस्टोरिक एज, मतलब प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल से हम प्रोटो हिस्टोरिक एज मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल हमने किस काल को कहा था? इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ किंतु हम उसे पढ़ अथवा समझ नहीं सके। इतिहास के उसी कालखंड को बेटा हमने क्या कहा था? आद्य ऐतिहासिक काल कहा था।
तो आद्य ऐतिहासिक काल तो बेटा पता है, अच्छा टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करेगा तो आपको बताना है बेटा 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन किसका है, आद्य ऐतिहासिक काल का है ना। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सिविलाइजेशन। अभी सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, और फिर क्या नवपाषाण काल देखे थे इससे पहले। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के पास घर था क्या, नहीं था। मध्य पाषाण के दौरान उसके पास घर था क्या, पहले ये क्या करता था, खाद्य संग्राहक था, फिर क्या बना, शिकारी। इसके पास उसके बाद क्या किया, और उसके बाद क्या किया, अस्थाई कृषि। देखो जो कोई पशु मारता था, मार के खाता था, वो पशु क्या कर रहा है, पाल रहा है, ठीक है। पहले वो किसी प्रकार का पैडी फार्मिंग या फिर किसी भी प्रकार का फार्मिंग नहीं करता था, वो फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा उत्तर पाषाण काल में ये कुछ नहीं होगा क्योंकि हम इतिहास को यहां पे नहीं समझ पाए हैं, ये मिसलीनियस है, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या हो रहा है भैया, ये स्थायी कृषि कर रहा है, क्या कर रहा है, ये स्थायी कृषि। अब ये क्या बना लिया है अपना, क्या बना लिया है, निवास। अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। अब क्या बन रहा है, बना रहा है, ये बर्तन बना रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक इस होमोसेपियंस का क्या हुआ है, विकास। बेटा इस टाइम ड्यूरेशन का समय मैंने बताया था, उत्पत्ति से, जहां से भी इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, वहां से लेकर के बेटा कहां तक, 2500 बीसी तक यह सब चलता रहेगा। अब यही मनुष्य यहां आ गया है, अब वो क्या हो गया है बेटा, डेवलप हो गया है। अब वो डेवलप हो गया है क्योंकि ऑलरेडी वो यहां तक डेवलप हो चुका है। अब उसके पास घर है, अब उसके पास क्या है, खेती बाड़ी है, पशु पालता है, ठीक है, क्या करता है, बर्तन बनाता है। तो अब ये सिस्टमैटिक रूप से, किस रूप से, सिस्टमैटिक रूप से क्या करेगा, अपने घरों को बनाएगा, अपनी बस्ती को बनाएगा, अपने खेतों को बनाएगा, अपने पशु के लिए अलग जगह बनाएगा, और ये डेवलप करेंगे। अब ये रूरल से कहां पहुंच जाएंगे, अर्बन में पहुंच जाएंगे। तो अर्बन से सही है, ये जो जंगली मानव था अब ये क्या बन गया है, शहरी मानव बन गया है। समझ में आ रहा है। तो शहरी करण की शुरुआत हुई, अर्बन डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, कब हुई, आद्य ऐतिहासिक काल में। अच्छा कैसे अर्बन डेवलपमेंट की शुरुआत हुई होगी बेटा, जब यहां पे मनुष्य ने पहली बार क्या करा है, स्थायी फार्मिंग किया है। एक जगह पर एक आदमी रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे क्या बना, बस्ती। और बस्ती बना तो बस्ती में फिर क्या, सामाजिक मेलजोल बढ़ने लगा, ठीक है। एक दूसरे के दुख सुख में लोग काम करने लगे, काम आने लगे। समझ में आ रहा है। इससे क्या हुआ, उनका विकास हुआ, और यही विकास शहरीकरण के रूप में आपके सामने आया आद्य ऐतिहासिक काल में। क्या बदलाव होगा बेटा, अगर आप देखेंगे बदलाव तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप समझेंगे, किसको समझेंगे, कि इसने यहां पर सुनियोजित भवन निर्माण प्रणाली की शुरुआत करी। समझ में आ रहा है। दूसरा इसने क्या करा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली है, जल निकासी। जल निकासी की शुरुआत,
भैया शहर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बात, शहर का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, सबसे पहले घर सिस्टमैटिक बने होते हैं। अगर आपको बिलासपुर शहर में घर बनवाना है तो इंजीनियर से क्या करवाना पड़ेगा, नक्शा पास करवाना पड़ेगा। नहीं तो बिना नक्शा पास करवाए अगर आप घर बनवाए तो नगर निगम की टीम आके उस घर को तोड़ के चल देगी, चाहे वो आपका घर 10 करोड़ का हो। समझ में आ रहा है। और वही गांव में जैसा आपको उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के घर बनवाना है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। तो अर्बन डेवलपमेंट में पहली बात तो क्या होना चाहिए, आपका भवन निर्माण सिस्टमैटिक होना चाहिए। दूसरा, जल निकास प्रणाली। ठीक है, जल निकास शहर में देखे हो, गांव में देखे हो, इसकी घर, ये मेरा घर का दरवाजा, मेरे घर के आगे से नाली बह रहा है, रोड में बीच में नाली से पानी, ऐसा होता है कि आपके घर के दरवाजे से नाली एकदम क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है और सभी के घरों से एक नालियां निकलती है। छोटी छोटी नालियों के माध्यम से पानी आपके घर से निकलता है और निकल के एक बड़ी नाली में चला जाता है, और वो बड़ी नाली के माध्यम से क्या जो घर का पानी होता है, वेस्टेज जो वाटर होते हैं, वो कहां चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, कैनाल के माध्यम से। तो ये सारी चीजें डेवलप की। तीसरा, उसने डेवलप करा किसको, अपने एरिया को। कैसे करा, बाउंड्री वॉल करना क्या किया, चालू किया। ठीक है, जैसे कि अब घर बनाते हैं हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल। जैसे अभी गांव में भी ये सारी चीजें आ गई है, क्या करते हैं हम लोग, बाउंड्री वॉल करते हैं, अपने एरिया की सुरक्षा करते हैं। तो ये सारी चीजें आई, कब आई, आद्य ऐतिहासिक काल में। इस काल में एक लिपि आई सबसे इंपॉर्टेंट, एक लिपि आई। इस लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। इसको अंग्रेजी में बाउस ट्रॉफिडन, बाउस ट्रॉफिडन लिपि कहते हैं। और ये जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आद्य ऐतिहासिक काल में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या देखने को मिलेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली की सिविलाइजेशन। तो इनकी लिपि थी। इसमें जो सर्वाधिक अगर देखेंगे चिन्ह क्या यूज होता था, तो यू आकार के थे, यू आकार के, और एक तो था मछली का, मछली। तो दो चिन्ह, टोटल चिन्ह होते थे 62। तो 62 मूल चिन्ह थे यहां पर, जिसके अनुसार ये होता था लिपि। लेकिन यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ से इसका किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, क्योंकि इसका जो फैलाव था बेटा, इसका जो फैलाव था वो सप्त सैंधव प्रदेश में था। और अगर सप्त सैंधव प्रदेश को हम लोग ठीक है क्या करें, एक्सप्लेन करें, तो हम पाएंगे कि ये ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ था। एक तरफ ऊपर में अफगानिस्तान, दक्षिण में या फिर बीच में पूरा का पूरा भारत, और एक तरफ था आपका इधर क्या, पाकिस्तान। तो 3 देशों में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और भारत के केवल उत्तरी क्षेत्र में, भारत के केवल क्या, उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार था। छत्तीसगढ़ में कोई विस्तार नहीं था। छत्तीसगढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का और आद्य ऐतिहासिक काल का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है। लेकिन ये विकास हुआ, कहां हुआ विकास, पूरे के पूरे भारत में। समझ में आ रहा है। अब यार क्या हुआ, ये लास्ट टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट टाइम पे एक ऋतिक रोशन का पिक्चर आया है ना, आया था मोहनजोदारो। उसमें ये बताया था कि लास्ट टाइम पे क्या आया, नदी में बाढ़ आया, सिंधु नदी में, और सिंधु नदी में बाढ़ आया तो सब लोग क्या हो गए, मर गए।
ठीक है। अब सब लोग मर गए, तो जो ये लोग भारत में मूल लोग थे ना, असली ये लोग जो भारत में आए थे, ठीक है, जो धीरे धीरे करके क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, शहरी बने थे, ये भारत के मूल लोग थे, मूल निवासी थे। अब ये सब लोग तो क्या हो गए, मर गए। अब भारत में कोई रहने वाला नहीं है। भारत में कोई रहने वाला अब है क्या बेटा, नहीं है ना। तो भारत में अब कोई रहने वाला नहीं है। अब खत्म भी हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आएगा क्या, ऐतिहासिक काल। अब आप लोग ये समझिए कि भैया सब लोग तो मर गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, तो उसके बाद इतिहास फिर कैसे आया, इतिहास कैसे चालू हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल में तो सब लोग मर गए, तो फिर आगे का इतिहास कैसे शुरू हुआ। भैया इतिहास के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है ना, किसी का मरना, किसी का ठीक है जीना, उत्पन्न होना, इसी को तो इतिहास बताओगे ना। जैसे आपका इतिहास अगर कोई पूछेगा तो भैया मैं तब पैदा हुआ, उसके बाद इसके स्कूल में मैं दाखिला लिया, फिर पढ़ाई किया, फिर यहाँ से कॉलेज में आया, फिर ये कॉलेज में किया, फिर डिग्री किया, फिर डिप्लोमा किया, ये आपका क्या है, इतिहास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मर चुका है सारा का सारा। अब यार हम लोग मरने के बाद के इतिहास को देखते हैं, फिर कौन लोग आए, कैसे क्या किए। आद्य ऐतिहासिक के बाद ऐतिहासिक काल, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है बेटा, 1500 BC से आज तक। और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज का क्या डेफिनेशन है हमारी भाषा में, इतिहास का वो कालखंड जिस कालखंड में हमें सारी की सारी रिटन एविडेंस मिली। क्या मिली, रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य को मिला, और उसको हम क्या कर सके, पढ़ सके, और पढ़ के समझ सके। इतिहास का वो कालखंड क्या था बेटा, क्या था, ऐतिहासिक काल। अब यार ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो कालखंड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बेटा वैदिक काल। वैदिक पीरियड, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा बेटा, वैदिक काल। अब यार ये वैदिक काल में लोग कहां से आए, समझ में आ रहा है ना, कहां से आए, सब लोग तो मर गए थे, तो हमारे यहां के लोग नहीं थे, वो लोग आए ईरान से। कहां से आए, ईरान से। अब हमारे पास तो बहुत क्या है, सुविधा है। किस चीज का सुविधा है, इंटरनेट का, और हमारा बोर्ड भी क्या है, डिजिटल है। तो हम लोग क्या देख लेंगे, क्या देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, विश्व का नक्शा, ताकि हम समझ सकें किसको, वैदिक काल को। लेकिन ये नक्शा आ नहीं रहे, आया आया, आ जा भाई तू, हाँ आ गया। अब यहां बेटा देखो, अभी इसको जूम कर देता हूं, भारत तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो बेटा, ये है आपका क्या, भारत है। अरे वाह क्या सुविधा है, भारत को टच किया, भारत आ गया। अभी देखता हूं दूसरा कुछ करके, देखते हुए ईरान आता है कि नहीं। अरे वाह आ गया, यह क्या बात है। तो ये है क्या, ईरान। तो यहां से कुछ, यहां पे पशु चरवाहे रहते थे। कौन रहते थे, पशु चरवाही। बैक करता हूं फिर से, यहां पे पशु चरवाहे रहते थे। ये लोग अपने पशु को लेकर के घुमाते थे, कैटल को क्या करते थे, वियरिंग करते थे, घुमाते थे। मतलब ये अपने पशु को लेके चलते थे, जहां पे खाना रहता था पशुओं के लिए, वहां पे खाना खिलाते थे, फिर खाना खत्म हो जाता, फिर वो लोग चले जाते। तो ये बेटा ईरान दिख रहा है। ईरान से ये क्या दिख रहा है आपका, कौन सा तान है ये, ठीक है, अफगानिस्तान। क्या है ये, अफगानिस्तान। और ये क्या दिख रहा है आपको, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद क्या दिख रहा है, भारत। तो ये ईरान से पशुओं को घुमाते 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 ईरान से ये लोग आए अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और फिर कहां पहुंचे, भारत।
कौन पहुंचे? ईरान के लोग। ये भारत के लोग नहीं थे। ये कौन थे? ये पशु चरवाहे थे। ये कौन थे बेटा? पशु चरवाहे थे। ये पशु चरवाहे थे। और ये जो पशु चरवाहे थे यहां से लेके यहां पहुंचे। ठीक है, पहले यहां चराते 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 यहां पर पहुंच गए। और भैया ये पशु चरवाहे का ऐसा कोई बताएगा ना, तो एक आदमी का नाम याद रखना, जिंदगी में काम आएगा। इसका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है इसका? मैक्स मूलर। इसके पास नहीं था कूलर, इसका नाम है मैक्स मूलर। ठीक है, तो ये मैक्स मूलर, इस मैक्स मूलर ने बेटा बताया कि जो ईरानी थे क्या करते थे? पशु चरवाहे थे। पशु चरवाहे पशुओं को लेकर के आ रहे थे। और जब आए, कहां पहुंचे? भारत पहुंचे। और भारत जब ये पहुंचे बेटा, जब ये भारत पहुंचे, कहां पहुंचे? जम्मू एंड कश्मीर। और जब ये कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने देखा कि भैया पशुओं के लिए तो क्या है? चारा भर भर के है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चारा एक तो मुलायम रहेगा और हरा चारा हमेशा उनको देखने को मिलेगा। तो ये लोग खुश हो गए, क्योंकि इनका क्या था बेटा? इनका मूल काम क्या था? पशु चराना, पशु को खिलाना और पशु से दूध, घी, ठीक है, जो भी और मांस था वो खुद खाना, है ना। तो ये लोग भारत की जम्मू कश्मीर पहुंचे, खुश हो गए और यहां पर रुक गए। और यहां पर रुक गए, और ये जो रुके, यही से इतिहास की शुरुआत होती है किसकी? वैदिक काल की। अब बेटा ध्यान से समझो, वैदिक काल। अब वैदिक काल का ड्यूरेशन समझो 1500 बीसी टू 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम ड्यूरेशन था बेटा, वो क्या था? वैदिक काल। और वैदिक काल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इस कालखंड की संपूर्ण जानकारी आपको वेदों से प्राप्त होती है। इस कालखंड की संपूर्ण जानकारी किस कालखंड की बेटा? 1500 बीसी से 600 बीसी की संपूर्ण जानकारी आपको कहां से मिलेगी? वेदों से मिलेगी। और वेदों से मिलने के कारण ही इस कालखंड को वैदिक काल हम कह रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए बेटा 2 सेगमेंट में बांट देंगे इसको हम लोग। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। अच्छा, ऋग्वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन अगर देखोगे आप तो 1500 बीसी टू 1000 बीसी आएगा। और 1000 बीसी से 600 बीसी ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल। बेटा आप समझिए, जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना की गई, जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना की गई, उस कालखंड को ही क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल कहा गया। लेकिन जिस टाइम ड्यूरेशन में ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना की गई, उस कालखंड को बेटा हमने क्या कहा? उत्तर वैदिक काल। आपने अभी सबसे पहले समझा है कि आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान सभी लोग बाढ़ आने से मर गए, और मरने के बाद भारत भूमि पूरी की पूरी खाली हो गई। इस खाली भारत भूमि में ईरान के पशु चरवाहे पशु को चराते हुए पहुंचे, और पशु चराते हुए पहुंचे तो जम्मू कश्मीर में एरिया उनको खाली मिला, और दूसरा घास का बहुत बड़ा मैदान मिला। इससे उनको उनके पशु के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था हो गई, और इस कारण वो भारत भूमि में रुक गए। और रुकने के बाद
बेटा खाना पीना उनको मिल रहा है, पशुओं के लिए बराबर चारा भी है, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं था, तो उन्होंने लिखना चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? लिखना चालू कर दिया। और सबसे पहले क्या लिखना चालू किया बेटा? ऋग्वेद को लिखना चालू किया। समझ में आ रहा है? और 1500 बीसी से 1000 बीसी मतलब 500 सालों में, 500 सालों में लिख के कंप्लीट किया। किसको? ऋग्वेद को। समझ में आ रहा है? ये कौन लोग थे? ये ईरानी थे। ये कौन थे? ईरानी थे। ठीक है, ईरानी थे जिन्होंने ऋग्वेद की रचना करी। लेकिन याद रखना, ऋग्वेद का जो विस्तार था, ऋग्वेद का जो विस्तार था वो सप्त सैंधा प्रदेश में था। कहा था? सप्त सैंधा प्रदेश, मतलब सिंधु और उसकी नदियां। सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और एक सरस्वती। सरस्वती जो कि अभी क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। तो सप्त सैंधा प्रदेश में इनका निवास था। याद हमको यहां पर ऋग्वेद के बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि भैया मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का विस्तार, किसी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ इन लोगों का। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में ये लोग नहीं आए, लेकिन अगर इनके विस्तार की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत, बेटा विंध्याचल पर्वत पता है? मतलब एमपी, यूपी और झारखंड। तो जम्मू कश्मीर से विंध्याचल पर्वत तक क्या था? विस्तार था। और विंध्याचल पर्वत को मुंजावत कहते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई विस्तार, छत्तीसगढ़ में इनका कोई विस्तार नहीं था ऋग्वैदिक लोगों का। बात समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोई विस्तार इनका नहीं था। लेकिन अगर अब बात हम करेंगे, अगर हम बात करेंगे किसका? उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि आर्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार होगा पूर्व की ओर, और वो सदा नीरा नदी गंडक के वनों को जलाएंगे और जला करके क्या बनाएंगे? अपना निवास स्थान। इसी निवास स्थान को आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा। इसी निवास स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा। और हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है, उन ब्राह्मण ग्रंथों में एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी। एक ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? कौशितकी। और कौशितकी नाम के ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अगर आप उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो पहली बात समझेंगे कौशितकी। कौशितकी जो कि क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी जो कि क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी नाम के ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। अगर इसकी दूसरी बात को आप ध्यान से समझेंगे तो आप ध्यान से समझिए, कहता है नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता था? रेवा कहा जाता था। नर्मदा को रेवा कहा जाता था। तीसरी बात इसके लिए याद रखिए, ये कहता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये हमको जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो आर्य थे, कौन से आर्य? उत्तर वैदिक काल के आर्य, ये भारत के दोनों किनारों में स्थित समुद्रों को जान चुके थे। मतलब पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, दोनों समुद्रों का ज्ञान इन लोगों को था। ऐसा कहता है कौन? कौन सा ब्राह्मण कौन कहता है?
शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि आर्यों को पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र का ज्ञान था। पूर्वी और क्या, पश्चिमी समुद्र का ज्ञान था, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कौन कहते हैं भाई? शतपथ ब्राह्मण को लिखने वाले आर्य। ये चीजें समझ में आई क्या? आ गई समझ में? अच्छा, देखिए इसके बाद इस समय, ठीक है, आर्यों का प्रचार और प्रसार दोनों किधर की ओर हुआ? छत्तीसगढ़ की ओर हुआ। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाणिनि का एक अष्टाध्यायी नाम का किताब है। अष्टाध्यायी के किताब में कौशल नाम के प्रदेश की पहली चर्चा आपको देखने को मिलेगी, पाणिनि के अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में चर्चा मिलती है। किसकी? कौशल की। कौशल की चर्चा मिलती है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि भैया उत्तर वैदिक काल के दौरान छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोग आते हैं और ठीक है क्या काम करने लगते हैं। तो ये लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं थे, ये पहली बात। कहां के निवासी थे? ईरान के। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पशुपालन ही इनका क्या था? मूल व्यवसाय था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में और साथ ही साथ क्या, कौन सा वेद? उत्तर वेद। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मतलब पूरा का पूरा वैदिक काल में जो प्रमुख रूप से धन के रूप में देखा जाएगा वो क्या होगा? पशु। क्योंकि इनके पास मूल रूप से भी क्या है बेटा? पशु। ये पशुओं से ही सारा चीज प्राप्त करते हैं। और आप देखेंगे जब युद्ध होगा भारत के इतिहास में, तो युद्धों की बात जब करेगा तो क्या क्या इसमें भी आपको देखने को मिलेगा प्रमुख रूप से गाय, पशु। पशुओं के लिए क्या होगा? युद्ध होगा। तो आपने देखा भैया, क्या देखा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार छत्तीसगढ़ की ओर हुआ। और छत्तीसगढ़ को इस समय क्या कहते थे? छत्तीसगढ़ को इस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक कहा जाता था। इस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण दिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? दक्षिण दिक कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। इतनी बातें समझ में आई क्या? अब यार 600 बीसी में खत्म हो गया, 600 बीसी में समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया बेटा? वैदिक काल। क्या समाप्त हो गया? वैदिक काल। अब वैदिक काल के समाप्त हो जाने के बाद आपके पास जो नया कालखंड आया, इसको कहते हैं महाजनपदों का उदय। क्या कहते हैं? महाजनपदों का उदय। अब बेटा ये समझिए आप लोग, महाजनपदों का उदय हुआ इसके पहले
दो कालखंड आपके पास आए। त्रेता युग में आया रामायण का, और द्वापर युग में आया क्या, किसका? द्वापर में कौन रहेगा? कृष्ण रहेगा। और महाभारत कब होगा? द्वापर युग में होगा। भैया कृष्ण है तो महाभारत है ना, और राम है तो रामायण त्रेता युग में। तो सबसे पहले कौन सा? सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग, है ना। हम लोग किस युग में रहते हैं? कलयुग में रहते हैं ना बेटा। तो महाजनपदों का उदय इस बीच में त्रेता युग, सतयुग के बाद कौन सा युग है? त्रेता युग में। कौन सा काल आया? रामायण काल आया बेटा, त्रेता युग में। और रामायण काल के बारे में याद रखना, जानकारी कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ना। तो जानकारी त्रेता युग की जानकारी, तो त्रेता युग की जब जानकारी की बात करेंगे बेटा, तो त्रेता युग की जानकारी नागपत्तन, सॉरी कोसलाखंड, ये है अप्रकाशित ग्रंथ। कोसलाखंड क्या है? अप्रकाशित ग्रंथ। कोसलाखंड नाम के एक अप्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती है। किसकी? किसकी? रामायण काल। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कहता है कोसलाखंड कि नागपत्तन, नागपत्तन, और ये नागपत्तन है आंध्र प्रदेश। नागपत्तन के उत्तर में कोसल नामक राजा राज किया करता था। सॉरी, नागपत्तन के उत्तर में कोसल नाम कोसल नाम के प्रदेश में भानुमंत नामक राजा राज करता था, जिसकी एक पुत्री जिसकी बेटा एक पुत्री कौशल्या थी और कोई पुत्र नहीं था। बात समझ में आ रहा है? कोई पुत्र नहीं था। अब हुआ ऐसा, उत्तर कौशल, उत्तर के क्षेत्र में एक राजा जिसका नाम भानुमंत था, सॉरी दशरथ था। राजा का नाम क्या था? दशरथ। उसने किसको? भानुमंत को अपने राज्याभिषेक में बुलाया। किसको बुलाया बेटा? भानुमंत को। किसने बुलाया है? राजा दशरथ ने। ठीक है, अब याद रखना आप लोग, दक्षिण कौशल का राजा कौन है? भानुमंत। भानुमंत को उत्तर कौशल के राजा दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर बुलाया है।
इसी अवसर पर इस समय भानुमंत अपनी पुत्री के साथ कहां गए? उत्तर कौशल गए। कहां गए? उत्तर कौशल गए। अब उत्तर कौशल जब गए तो दशरथ को वहीं पर, ठीक है, क्या कौशल्या क्या हो गई? पसंद आ गई और वहीं पर उन्होंने क्या कर लिया? शादी कर लिया। वहां कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए क्या भानुमंत के मरने के बाद, ठीक है, जो सारा का सारा राजपाट था वो किसको मिल गया? राजा दशरथ को। और राजा दशरथ की पुत्र राम ने वनवास का एक लंबा समय यहां व्यतीत किया। बात समझ में आ रहा है? एक लंबा समय यहां पर व्यतीत किया। किसने? राम। इस समय अगर नाम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था और दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशस्थली, जबकि बस्तर को इस समय दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा दंडक रहते थे यहां पर, और दंडकारण्य की राजधानी थी मधुबन। तो ये नाम को याद रखिएगा। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, जबकि राजधानी कुशस्थली थी, जबकि यहीं पर दंडकारण्य बस्तर को कहते थे और दंडकारण्य की राजधानी थी मधुमन। तो इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की कक्षा में यही पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे, और रामायण में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इनका आगमन हुआ, वो सारी चीजों को देखेंगे कल की कक्षा में, ठीक है। आज की कक्षा में यहीं तक देखेंगे, फिर लेंगे।